So good morning everyone. Welcome in Career Infinity classes. आज तारीख है 19 मई 2024. डे है मंडे. माई सेल्फ इज अविनाश सर. पिछले 22 सालों से आपके साथ. आज का मोटिवेशनल कोट है क्या? कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 क्वेश्चन करिए. नंबर 1, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं. नंबर 2, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं. और नंबर 3, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा. और अगर तीनों क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर मिल गए तो आप ये काम सेटिस्फैक्ट्री कर सकते हो और आगे बढ़ जाइए. आपका वो काम जरूर होगा. समझ रहे हो? वो काम जरूर होगा. अगर तीनों क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फैक्ट्री मिल रहे हैं तो आपका वो काम होगा ही होगा. जैसे आप डॉक्टर क्यों, आप क्या ये काम क्यों कर रहे हो, यानी कि आप नीट क्यों कर रहे हो, नीट का रिजल्ट क्या होगा और क्या आप नीट में सेलेक्ट होगे, और इसका अगर आपको आंसर मिल जाए बिल्कुल तो आप डॉक्टर बन जाओगे. राइट. टॉपिक चल रहा है बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु. राइट. इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर. किसका? प्रोटीन का स्ट्रक्चर. ये आपकी एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत क्लियर नहीं है. एनसीईआरटी में ही ब्लर दिया हुआ है. ठीक है, मैं आपको इसका क्लियर स्ट्रक्चर दिखाता हूं. ये देखो, प्रोटीन 4 तरह के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकती है. कितने? 4 टाइप. प्रोटीन 4 टाइप के तरह के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकती है. राइट. अच्छा, अब आपको बताना है, देखो किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसी भी चीज को समझने का नजरिया अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है. अच्छा, मुझसे पूछा जाए व्हाट इज लाइफ, मुझसे पूछा जाए जीवन क्या है, मैं कह रहा हूं जैसे मैं जी रहा हूं वैसे ही जीवन है. पढ़ाना ही जीवन है. डॉक्टर साहब से पूछा गया भाई व्हाट इज लाइफ, डॉक्टर साहब ने कहा पेशेंट का इलाज करना ही जीवन है. बोलो सही है. किसी हरमिट के पास चले जाओ, साधु संत के पास चले जाइए और उससे पूछिए व्हाट इज लाइफ, कहेगा कि भगवान की आस्था में लीन रहो, यही लाइफ है. किसी शराबी के पास चले जाओ, वो बोलेगा 2 पैक और मारो, यही लाइफ है. सही है ना. किसी जुआरी के पास चले जाओ, वो कहेगा जुआ खेलो, यही लाइफ है. बोलो गलत कह रहा हूँ कि सही? तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ का जो एम है या जो परिभाषा है वो सभी व्यक्ति के लिए सेम सेम है कि अलग अलग. इसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग अलग साइंटिस्टों के व्यू से अलग अलग होता है. मैं कह रहा हूं, मान लो मैं हूं केमिस्ट, मैं हूं केमिस्ट यानी केमिकल की स्टडी करता हूं. केमिस्ट्री का मैं एक्सपर्ट हूं तो मुझे केमिस्ट कहेंगे ना. अच्छा, मैं केमिकल की स्टडी कर रहा हूं. अगर मैं केमिकल की स्टडी कर रहा हूं, मुझसे पूछा जाए और मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट हूं, अगर मैं इनऑर्गेनिक हूं तो मैं कहूंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दो, मेरे संदर्भ में यही है. जैसे मुझसे पूछा जाए प्रोटीन का क्या है तो मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दो. जैसे हम किसी की बात करें NaCl या MgCl2, ये मत किसके अकॉर्डिंग हो गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट के हिसाब से. आते हैं फिजिक्स वालों साइंटिस्ट पे. फिजिक्स वालों को फिजिसिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? फिजिसिस्ट. अब फिजिक्स वाले साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पूछे कि भाई ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, अभी हमने किससे पूछा था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट से कि ऑर्गेनिक वालों से? इनऑर्गेनिक वालों से. इनऑर्गेनिक वाले ने कहा किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जैसे NaCl, जैसे MgCl2, जैसे H2SO4, जैसे HCl एक्सेट्रा. आते हैं ऑर्गेनिक वालों पे. इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक वालों पे. अब की बार ऑर्गेनिक केमिस्ट से आप क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो बताएगा बेंजीन रिंग, नेप्थलीन, ऐसी चेन वैसी चेन. बताएगा कि नहीं बताएगा? यानी उसने कौन सा स्ट्रक्चर दिया? 2D. ऑर्गेनिक केमिस्ट कौन सा स्ट्रक्चर देता है? 2D. किसी भी मॉलिक्यूल का 2D स्ट्रक्चर कौन देता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट. राइट. अब आते हैं फिजिक्स वालों पे. फिजिक्स वाले किसी भी चीज को आपने देखा होगा, जब भी फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो वो 3 कंपोनेंट में तोड़ देते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. बोलो. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं. याद करो. यानी वो लोग 3D, वो लोग क्या करते हैं? 3D स्ट्रक्चर देते हैं. कौन सा? 3D. तो 3D स्ट्रक्चर देते हैं वो लोग, 3 डायमेंशनल. अच्छा, अब आते हैं बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग.
बायोलॉजिस्ट हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर देता है? बायोलॉजिस्ट प्रोटीन को 4 स्ट्रक्चर देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो क्या सीखा आपने? अलग अलग साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना? एनसीईआरटी ने लिखा है द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट थिंग विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में, उसके रिस्पेक्ट में, अलग अलग व्यक्ति के नजरिए से अलग अलग चीजें हो सकती है। अभी एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बताइए अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट से पूछूं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट से पूछूं या टीचर से पूछूं, तो वो इस मॉलिक्यूल को देख करके क्या व्यू देगा बताओ? वो कहेगा इसका कोई ना कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे NaCl, HCl, H2SO4, बेरियम सल्फेट, बोलो MgCl2, MgSO4, ZnSO4, देगा कि नहीं देगा? ये किसका व्यू हो गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट का? अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट वालों पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट इसको देख करके क्या बोलेगा? 2 डायमेंशनल व्यू देगा। 2 डायमेंशनल व्यू क्यों? आप कार्बन बनाते हो, कार्बन बीच में इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, क्या बन गया? मीथेन। बन गया कि नहीं बन गया? इसी तरह आप कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, जैसे आप बताना, देख के बताना, ये 2D चल रहा है, 3D चल रहा है, क्या है ये? बेंजीन रिंग। इसी तरह आप बताओ, यहां OH लगा दिया, बताओ क्या हो गया? फिनोलिक ग्रुप। अल्कोहल तो है पर ये फिनॉल बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? इसका मतलब अब आप देखो 2D व्यू चल रहा है, कौन सा? 2D। तो इनऑर्गेनिक वाली ने दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑर्गेनिक वालों ने दिया 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं फिजिक्स वालों पे। फिजिक्स वालों ने 3D व्यू हमेशा दिया। देखो इधर, सॉरी, बताओ ये एक्सिस कौन सी है? ये एक्सिस कौन सी है? ये एक्सिस कौन सी है? ठीक। अच्छा अब आते हैं बायोलॉजिस्ट पे। अगर कोई बायोलॉजिस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं? प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। तो अलग अलग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग अलग अलग है कि नहीं? हम इनऑर्गेनिक वाले का भी लिख देते हैं। इनऑर्गेनिक वालों ने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनऑर्गेनिक वाले ने क्या बताया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही है। ऑर्गेनिक वालों ने कौन सा स्ट्रक्चर दिया? 2D। इन और फिजिक्स वालों ने कैसा स्ट्रक्चर दिया? 3D। बायोलॉजी वालों ने कैसा स्ट्रक्चर दिया? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और। अब आप देख लो सबके कॉन्टेस्ट में सेम चीज आ रही है कि अलग अलग? सेम आ रही है कि अलग अलग? पहले इतना ही एनसीईआरटी से जरा देखते हैं, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन को पढ़ने से पहले हम जरा यहां से पढ़ते हैं, यहां से। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यानी किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना मींस डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्या ये लाइन पे मैंने फोकस किया? क्या इस लाइन पे मैंने फोकस किया? किया ना? कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के संदर्भ में। बोले क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट? अगली बात चलते हैं। कह रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों से पूछा जाए तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या बताएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे, जैसे मैंने अभी बताया क्या? NaCl, और क्या बताया? और ZnSO4, H2O, HCl, H2SO4 एसेट्रा। देखो एसेट्रा में आ गया। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी इनऑर्गेनिक वाला लेना, लेकिन ऑर्गेनिक वाला नहीं लेना है अपने को। अच्छा अब आ जाओ ऑर्गेनिक वालों के हिसाब से सोचते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट ने क्या सोचा? हमेशा 2 डायमेंशनल व्यू दिया। 2 डायमेंशनल व्यू दिया उसी मॉलिक्यूल का। देखो ये उस मॉलिक्यूल का, ये उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहे थे इनऑर्गेनिक वाले, और ये उसी मॉलिक्यूल को कौन सा स्ट्रक्चर दे रहे हैं? 2D। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था बेंजीन, एक आ गया नेफ्थलीन, मैंने फिनॉल भी बताया था, मैंने बताया और भी कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं, मैंने मीथेन भी बताया था, राइट? क्लियर? अब आते हैं फिजिक्स वालों के अकॉर्डिंग, यानी फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग कितने व्यू देते हैं? 3 डायमेंशनल व्यू टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को उन्होंने
3 डायमेंशनल व्यू दिया। देखो एनसीईआरटी रटनी नहीं है, एनसीईआरटी दिमाग में बिठा लेनी है। और बैठेगी कैसे? जैसे मैं आपसे डिस्कस करके पढ़ा रहा हूं, राइट? डिस्कस करके जब तक चीजें नहीं करोगे आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही आती है नीट में, इसके अलावा कुछ नहीं। 360 आउट ऑफ 360, राइट? अब देखिए क्या बोला गया। जबकि वाइल मतलब जबकि डिस्क्राइब किया गया, बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया, किसको डिस्क्राइब किया? प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। तो उसने कितने लेवल पे डिस्क्राइब किया था? 4 लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और लास्ट वन क्वाटरनरी। समझ आई बात? क्या अंतर है इन चारों स्ट्रक्चर्स में? अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अब हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, राइट? जरा समझिएगा। ये थोड़ा क्लियर सा स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? रिजिड रॉड जैसा, एक सख्त रॉड जैसा सीधा, या फिर बोल सकते हो क्या, एक मोतियों की माला जैसा, राइट? ये देखिए जिसमें अमीनो एसिड क्या है? मोतियां। और ये क्या है? ये उनके बॉन्ड है, अमीनो एसिड के बीच होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो एक लंबी सी चेन बन जाती है। इस चेन को हमने बोला था पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की चेन। पढ़ चुके हैं, ये चीज पढ़ चुके हैं, राइट? जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर से सुन लो। जब हम अमीनो एसिड को 1 बाय 1 जोड़ते चले जाते हैं, वो भी कौन से बॉन्ड द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड। देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन या लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। दिस लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज polypeptide chain, polypeptide chain, other name is protein, other name is protein, is that clear? तो देख पा रहे हो जो बोला था वो याद दिख रहा है कि जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके एक लंबी चेन बना लेते हैं, दिस इज नोन एज प्रोटीनस चेन या प्रोटीन की चेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन, इज दैट क्लियर? अब देखो इस पूछा जाए इसमें कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे हैं, तभी तो हमने इसका नाम रखा है पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की चेन। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। सवाल ये उठता है, अभी ये सीधी है, अगर थोड़े मोड़े अमीनो एसिड हैं, अगर थोड़े से अमीनो एसिड हैं, थोड़े से का मतलब 50 100 150, तब तो चेन सीधी चलेगी। और जैसे ही अमीनो एसिड की संख्या बढ़ गई यानी चेन की लंबाई बढ़ी, अब ये स्ट्रेट चेन नहीं रह जाएगी, अब ये लीनियर डायग्राम नहीं रह जाएगा, अब ये मोतियों की माला जैसा नहीं दिखेगा, अब ये अपने आप को क्वाइल कर लेगा या कोई फोल्ड कर लेगा, क्वाइल या फोल्ड कर लेगा और किसी विशेष आकृति में फोल्ड करेगा, कि किसी विशेष शेप में फोल्ड करेगा। जस्ट लाइक ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, ऐसे, इसको ऐसे बना हुआ है। पहले हम मेरा वाला समझो, ये ऐसे स्प्रिंग जैसे, इसको बोलते हैं स्पाइरल। क्या है ये? स्पाइरल। लेकिन स्पाइरल बायोलॉजी में नहीं बोलोगे, बायोलॉजी में क्या बोलेंगे? बायोलॉजी में बोलेंगे अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स मॉडल। बताइए, अगर चेन बहुत लंबी हो गई तो वो स्ट्रेट रॉड या लाइन की तरह नहीं रह जाती है, स्ट्रेट रॉड या लाइन की तरह नहीं रह जाती है, बल्कि फोल्ड हो जाती है। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, फोल्ड हो गई, और फोल्ड होने के बाद वो फोल्ड कई तरीकों से हो सकती है। यहां कैसे फोल्ड हुई? ऐसे, घूमती हुई सीढ़ी जैसे। सीढ़ी घरों में अगर लगी हुई, कुछ कुछ घरों में ऐसी सीढ़ी लगी है, ये बिल्कुल ये एक्सिस है उसकी और चारों तरफ सीढ़ियां हैं। बोलिए सही है? ऐसे गोलते गोल 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 घूमते हुए ऊपर चले जाओ, या फिर गोल 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 घूमते हुए नीचे आ जाओ, है ना? तो ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग जैसे है। सीढ़ी ऐसे ही होती है ना नीचे आने के लिए, दो तरह की होती, या तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे इस फ्लोर पे, फिर इस फ्लोर पे, फिर इस फ्लोर पे, ऐसे। तो ये जो घूमती हुई सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी लिखा है रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, यानी घूमती हुई सीढ़ी जैसा। ये जो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। सर ये क्यों बना? 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा।
चलो आगे बोलते हैं, या तो ये इस तरीके से हो गया, जैसा मैंने बताया घूमती हुई सीढ़ी जैसा, तब तो नाम क्या दोगे, अल्फा हेलिक्स। और या फिर पता क्या होगा, सीमेंट की चादरें होती ना, सीमेंट की या फिर टिन की चादरें, ऐसे ऐसे जिगजैग, जो शेड लगे होते हैं सॉफ्ट्स के सामने, सॉफ्ट्स के सामने सेप लगे होते, शेड लगे होते हैं ना, उसमें देखोगे ऐसे नालीदार चादर होती है, ताकि बारिश हो तो वो बारिश से पानी नीचे चला आए। बोलिए होती ही नहीं होती है? दो तरह की होती है, पहले सीमेंट की आती थी, अब चूंकि मॉडर्नाइज हो गया जमाना, अब टिन की आती है, और अब तो फाइबर की भी आती है, टिन और फाइबर की भी आती है, राइट। तो वो इस तरह का देखो कुछ ऐसे 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 इस तरीके की जब चेन बन जाए, देखना ऐसे फिर 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 ऐसे, सामने से देखो ऐसे 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 ऐसे, ये जो चेन बन रही है, दिस चेन इज नाउ नोन एज, ये अल्फा हेलिक्स नहीं है, ये है कौन सा, ये है बीटा प्लीटेड सीट, बीटा प्लीटेड सीट, बीटा अल्फा का उल्टा बीटा, और ये प्लेट लाइक है इसलिए प्लीटेड बोलते हैं। या तो कहीं कहीं बुक में लिखा है प्लेटेड, एनसीईआरटी ने प्लेटेड लिखा है, लेकिन फिगर में देखना कहीं पे प्लीटेड लिखा मिलेगा। प्लेट या प्लीट एक ही चीज होती है, प्लेट या प्लीटेड। और सीट क्यों बोल रहे हैं, ये जो दुकानों के सामने पड़ी रहती है इसको क्या बोलते हैं, सीट, सीट होती है ना, दिस वन इज नोन एज सीट। तो बताइए प्राइमरी स्ट्रक्चर ही किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही किसमें कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। कब होते हैं, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की चेन बहुत बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, कंट्रोल में ना रहे, ठीक है ना, तब वो फोल्ड हो जाती है। और फोल्ड होकर के अगर उसने घूमती हुई सीढ़ी जैसी आकृति ले ली तो अल्फा हेलिक्स, और अगर उसने ऐसी जिगजैग सीट की शेप ले ली तो बीटा प्लीटेड या बीटा प्लेटेड, या तो प्लीटेड बोलो PLEATED, या तो प्लेट बोलो PLATED प्लेटेड, या तो बीटा प्लीटेड या तो बीटा प्लेटेड, दोनों ही सही है। कहीं फिगर में प्लीटेड लिख देता है, थ्योरी में लिख देता है प्लेटेड, तो दोनों ही सही है, गलत नहीं है, नाम इस प्रिंटिंग है, याद रखना। चलो सर ये तो बता दीजिए, यहां तो पेप्टाइड बॉन्ड था, यहां कौन से ये बॉन्ड बन गए बीच में डैश 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 डैश, आप केमिस्ट्री में एक ही तो बॉन्ड को डैश 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 दिखाते हो, कोई बता सकता है कौन सा, कोई जानता है? अरे जानते हो तो नाम बताइए ना, रेज योर हैंड, कोई जानता है तो बताइए। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा डैश 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 से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, अब देखो ये कैसे है, डैश 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 है, तो मेरे भाई कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये उसके साथ बॉन्ड बनाता है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो। और तीन तीन है ऐसे एलिमेंट जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। फार्मूला फोन, FON, FON, एफ जानते हो ना, फ्लोरीन, ओ जानते हो ना, ऑक्सीजन, एन जानते हो ना, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन इन तीनों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब देखो चूंकि अमीनो एसिड में हाइड्रोजन भी है, अमीनो एसिड में हाइड्रोजन भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर COH, इसमें COH है इधर, और यहाँ पे N भी है, NH2, अभी दिखाएंगे बना के, NH2 है। अब बताओ इधर मिल गया सॉरी NH2, और इधर मिल गया हाइड्रोजन, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बताओ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, कंफर्म, कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बन सकता है, तो ये भी कौन सा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है ना। तो यहां देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अब सवाल ये है सर यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहां पे भी हाइड्रोजन बना, तो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। कोई बताएगा इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल की बिटवीन द मॉलिक्यूल, विद इन कल सिखाया था, कल सिखाया था मैंने, विद इन, इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है, बोलो सही है, एक रफ बता दे इंट्रा और इंटर क्या होता है। अगर किसी चीज के अंदर कुछ रह रहा है तो हम बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर, मान लो ये है, और मैं बोलूं यहां पे इस मॉलिक्यूल के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्या, इंट्रा मतलब इनसाइड, इंट्रा मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ। और सुनो अगर यहां कोई चीज होता, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई चीज है, तब आप बोलोगे इंटर मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूल यानी कि बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये विद इन द मॉलिक्यूल और ये बिटवीन द मॉलिक्यूल। फिर से बोलो जरा, ये बताओ, ये सेल है, ये
खाना है, तो हम क्या बोले, इंट्रा सेलुलर फूड। बोलिए सही है, इंट्रा सेलुलर फूड। अब बताओ खाना कहां पे है, दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में, तो क्या बुलाएंगे, इंटर सेलुलर फ्लूइड। फूड 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 है ना, और तरल होता तो फ्लूइड बोल देते हैं। बताओ, तो यही एक अंतर था यहाँ पे। क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर बन रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर बन रही है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर है, यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों में अंतर समझ में आया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर बन रहे हैं, और यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे हैं वो मॉलिक्यूल के बीच बीच में बन रहे हैं। तो क्या बोलोगे, कौन सा मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर कौन सा, इसीलिए जब इंट्रा बनेगा तो आंसर क्या आएगा, अल्फा हेलिक्स, और जब इंटर बनेगा तो आंसर क्या आएगा, बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड या बीटा प्लीटेड। इज दैट क्लियर, समझ आई बात। अच्छा अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि चेन इतनी ही बड़ी होगी, और बड़ी होगी। जब और बड़ी होगी ना, तो अब क्या होगी, एक ऊन के गोले जैसा, वुलन बॉल, एक ऊन के गोले जैसा। ऊन का गोला कैसा होता है, अपने ही ऊपर लिपटा होता है धागा, एक धागे के ऊपर दूसरा धागा लिपटा होता है। जब एक धागे के ऊपर दूसरा धागा लिपटा होता है तो एक ऊन का गोला तैयार हो जाता है। और ये ऊन का गोला, अच्छा बताओ, ऊन का गोला अंदर से हॉलो होता है कि सॉलिड, हॉलो होता है। सॉलिड आप बना ही नहीं सकते, कैसे बनाओगे, जब इसको स्टार्ट करोगे तो कैसे लपेटोगे, क्योंकि वो गोल हो जाएगा, नहीं होगा। ऊन का गोला ऐसे बनाते हैं, पहले ऊन लिया, इससे अंगूठे से पकड़ा ऐसे, और यू यू रैप किया, पांच छह बार रैप किया, अब लंबा से उसको निकाल लिया उंगली से। अब यूं यूं धागा हो गया ना, अब धागा ऐसे लपेटना चालू किया, हल्का हल्का, हल्के हाथ से, ये नहीं टाइट टाइट, हॉलो होता है। और जब एकदम से गोल, वो धीरे धीरे गोल आकृति ले लेता है, अब उसके ऊपर लपेटते चले जाओ और गोला बनता चला जाएगा। राइट, हॉलो होता है कि सॉलिड, हॉलो वुलन बॉल की सॉलिड वुलन बॉल। तो ये हॉलो वुलन बॉल जैसा दिख रहा है, ये देखो बीच में खाली स्थान है। जब यही ये दोनों से एक हॉलो वुलन बॉल बना लें, कैसे बनेगी हॉलो वुलन बॉल, एक चेन दूसरी चेन के, एक चेन अपने ही ऊपर लिपट जाएगी, एक चेन अपने ही ऊपर लिपट जाएगी, यानी सेल्फ फोल्डिंग हो जाएगी। क्या होगी, सेल्फ फोल्डिंग। सेल्फ फोल्डिंग अगर हो गई, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो समझ लेना ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। और आपको पता है ये 3D व्यू देता है, ये 3D व्यू देगा, 3D व्यू। और अब क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर 3D व्यू देता है, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर 3D व्यू देता है, टर्सरी देता है ना। अच्छा, जो 3D व्यू देगा वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, बताइए, टर्सरी स्ट्रक्चर। सर बायोलॉजिकल एक्टिविटी समझ नहीं आई, जैसे हार्मोनल एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, समझ रहे हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के ऐसे स्ट्रक्चर्स जो टर्सरी फॉर्म में होते हैं, या तो वो हार्मोन बना सकते हैं, या तो वो एंजाइम बना सकते हैं, या तो अदर बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग इज वेरी नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। First choice is primary, second choice is secondary, third choice is tertiary, and the last choice is quaternary. So our answer should be tertiary. Why tertiary structure is very important for the biological activity? Because it exists in 3-dimensional view. कौन से व्यू में एग्जिस्ट करता है? अच्छा, ये वर्ड किस में आएगा, सेल्फ फोल्डिंग, है ना। अच्छा, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर किस में आएगा, टर्सरी। आप देख पा रहे हो, इसमें देखो वही हेलिकल चेन है, देखो हेलिकल चेन ही लिपटी हुई, देखो ऐसे 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 वाली, और कभी कभी ऐसे वाली भी होगी। अभी एनसीईआरटी में देखेंगे दोनों तरीके से बना, ये वाली भी बना सकती है, ये वाली भी बना सकती है। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर, या फिर यूं कह सकते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब आइए, अब ऐसा एक चेन, ऐसी ही दूसरी चेन, अब चेन देखो, अभी तक चेन कितनी थी, एक एक, देखो एक चेन थी, या तो उसने इस तरह की आकृति ले ली, और या तो इस तरीके की ले ली कि नहीं ले ली। कितनी चेन थी, एक। इसमें भी देखो कितनी चेन है, अरे हॉलो वुलन बॉल में
यानी ऊन के गोले में एक ही धागा लपेटते हो, 8-10 नहीं, एक ऊन के गोले में एक धागा। बोलो भाई, अभी तक चेन एक थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ऐसी बहुत सारी चेन, एक नहीं एक से ज्यादा, जब ऐसी एक से ऐसी मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर वाली चेन, एक से ज्यादा चेन हम कहीं जोड़ दें और उसको विशेष आकृति दे दें, विशेष शेप मिल जाए, उसे विशेष आर्किटेक्चर मिल जाए, आर्किटेक्चर का मतलब आकृति, विशेष आर्किटेक्चर मिल जाए, तब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। अब देखो इसमें कितनी चेनें हैं? एक, देखो ये एक था ना, अब देखो इसमें कितनी, 1 2 3 4। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा हीमोग्लोबिन, इसका बेस्ट एग्जांपल है एडल्ट का हीमोग्लोबिन, एडल्ट का हीमोग्लोबिन, ध्यान देना, एडल्ट का हीमोग्लोबिन, एडल्ट का कि बच्चों का? एडल्ट का। और सुन लो खास बात, इसमें 2 चेन एक जैसी होती है और 2 चेन एक जैसी होती है, 2 को अल्फा बोलते हैं, 2 को बीटा बोलते हैं। कुल कितनी चेनें पाई जाती हैं? 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। और सुनो, ये क्या है सर? ये हीम है। अब बताओ हमारे हीमोग्लोबिन में कितने हीम पाए जाते हैं? अच्छा, हीमोग्लोबिन मतलब क्या? ब्रेक करो, सेंटेंस को ब्रेक करो। हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कितने भाग होते हैं? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है ना कलर देता है, कलर, पिगमेंट है, पिगमेंटेड पार्ट है, और ग्लोबिन चेन है। ये जो चेन है ना ग्लोबिन की बनी, ग्लोबिन नाम के प्रोटीन की बनी है। किस नाम के प्रोटीन की बनी है? ग्लोबिन। तो बताओ हीमोग्लोबिन में कितने भाग होते हैं? 2। ये क्या है जरा, अगर हम इसको एक चेन मान लो अलग कर लिया हमने, तो ये क्या है? ये ग्लोबिन है, ये क्या है? ये हीम है। ऐसे कितनी यूनिट जुड़ जाती है? 4। तो टर्सरी स्ट्रक्चर किसमें बदल जाता है? क्वाटरनरी में। बेस्ट एग्जांपल है एडल्ट का हीमोग्लोबिन या बच्चों का हीमोग्लोबिन। एडल्ट का हीमोग्लोबिन में कुल कितनी चेन होती है? 4। अच्छा, व्हाट इज दिस? हीम। एंड व्हाट अबाउट दिस? ग्लोबिन। वेरी गुड। और हीम प्लस ग्लोबिन बराबर हीमोग्लोबिन। हमारे हीमोग्लोबिन में कुल कितनी चेन होती है? 4। कितने हीम होते हैं? 4। और इनमें आयरन बीच में, सेंटर में ये आयरन बैठा हुआ है ब्लू वाला, ये भाई साहब जो बीच में गोल गोल दिख रहे हैं, ये आयरन है। Fe+2 अवस्था में। कौन सी स्टेज में? Fe+2 स्टेज। 2 स्टेजेस होती है, एक फेरिक एक फेरस। Fe+2 को क्या बोलेंगे? बताओ। फेरस। सही है ना, जिसकी बैलेंसी ज्यादा है उसमें इक आता है, सही है ना? तो फेरस फॉर्म में, Fe+2 अवस्था में, राइट। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो बताओ हाउ मेनी आयरन प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन? 4. How many heme present in the hemoglobin? How many globulin chain present in the hemoglobin? 4. और 2 चेन एक जैसी, 2 एक जैसी, 2 को अल्फा, 2 को। और पता है पहली बार किस व्यक्ति ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन खोजा था? एफ सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, उनका शॉर्ट में नाम पूछा जाएगा, एफ सेंगर। बताओ किस व्यक्ति ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन खोजा था? एफ सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। आपको एफ सेंगर याद रखना है। ईयर था 1953, 1953 पहली बार इन व्यक्ति ने इंसुलिन नाम की प्रोटीन को खोजा था। इंसुलिन तो दुनिया बच्चा जानता है। अच्छा, इंसुलिन इज अ प्रोटीन बट इनुलिन इज, इनुलिन इज अ पॉलीसेकेराइड। वेरी गुड। वो प्रोटीन नहीं है। इंसुलिन और इनुलिन नाम एक जैसा है पर दोनों अलग अलग है। बताओ, इंसुलिन इज प्रोटीन बट इनुलिन इज पॉलीसेकेराइड। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? इतनी बातें अपने को क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, मतलब हम लोग को मोटा मोटा सब कुछ समझ आ गया। क्लियर? अब जरा देखते हैं किस स्ट्रक्चर से आपको, अब सुनना मेरी बात, किस स्ट्रक्चर से आपको अमीनो एसिड की पोजीशन क्लियर होगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। इससे तो कुछ नहीं क्लियर होना, इससे तो कुछ नहीं क्लियर होना। इसमें भी बड़ा उलझा उलझा सा मामला है, इसमें भी बड़ा उलझा उलझा सा मामला है। तो किससे क्लियर होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख करके हम लोग अमीनो एसिड की पोजीशन निकाल सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, एंड सो ऑन। और ये कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर? लीनियर या फिर हेलिकल? क्या यहां फोल्डिंग है? ये रिजिड रॉड जैसा भी हो सकता है। दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। बोल रहा हूं, पॉइंट्स सुनना, अभी नोट्स बनवा दूंगा।
नोट्स बनाने की टेंशन मत लिया करो, बनवाता हूं कि नहीं बनवाता हूं, लेकिन पहले दिमाग में तो बैठ जाए ना, पहले दिमाग में बैठ जाए, फिर अब नोट्स तो बन ही जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? पहले आज समझ लो, नोट्स आज नहीं कल बन जाएंगे। बनते हैं कि नहीं बनते, बताओ डेली बनते हैं। तो सुनना मेरी बात, प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूं बिल्कुल फिर से शुरू से। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड को जोड़ते जाओ, एक लीनियर डायग्राम बन जाएगा। जो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, दिस लीनियर स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कैसा होता है? लाइन डायग्राम। कैसा होता है? लाइन डायग्राम या लीनियर? जल्दी बोलो मेरे साथ, लाइन डायग्राम या लीनियर? अच्छा, लाइन डायग्राम ना लिखाओ, लीनियर ना लिखाओ, तो रॉड लाइक, रिजिड रॉड लाइक, रिजिड रॉड लाइक, रिजिड रॉड लाइक, बोलिए जरा एक बार, रिजिड रॉड लाइक। देखो, जब मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ इंटरेक्ट होगे, तो आपको क्या होगा, चीजें ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? अभी तक जितना बताया याद हुआ कि नहीं? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर आपको अमीनो एसिड की पोजीशन के बारे में जानकारी देगा? प्राइमरी, प्राइमरी कि विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकंड एंड विच वन इज लास्ट। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? लाइन डायग्राम, लाइन है ना, लाइन। अच्छा, लाइन डायग्राम नहीं दिया तो लीनियर देगा। सर लीनियर भी नहीं दिया तो रिजिड रॉड लाइक देगा। देगा कि नहीं देगा? या तो लाइन डायग्राम, या तो लीनियर, और या तो rigid rod like. Is that clear? And this structure gives the positional information of amino acid in polypeptide chain. Is that clear? अगर किसी व्यक्ति को अमीनो एसिड के पोजीशन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो व्यक्ति कौन सा स्ट्रक्चर चुनेगा? प्राइमरी, राइट? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड मीथेन को का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था, बताया था। अमीनो एसिड मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था, यानी मीथेन पे क्या बैठा होता है? चारों पे क्या बैठा हुआ है? हाइड्रोजन, CH4। लेकिन हमने क्या बोला था? अमीनो एसिड बनाने के लिए चारों ग्रुप को रिप्लेस कर दो बारी बारी। यहां रख दो NH2 ग्रुप को, अमीनो ग्रुप। यहां रख दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, यानी COH ग्रुप। यहां रख दो किसको? R को, जो कि वेरिएबल होता है, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एक्साइल, एथाइल एंड सो ऑन, राइट? यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन। कौन सा ग्रुप वेरी करता रहता है? R। R ग्रुप वेरिएबल होता है। इसकी जगह आप H रख दो, इसकी जगह आप CH3 रख दो, इसकी जगह C2H5 रख दो, इसकी जगह C3H7 रख दो एंड सो ऑन, जो भी रखना हो। CH2OH रख दो, जो इच्छा हो वो रखते जाओगे। अमीनो एसिड की वैरायटी में बदलाव आता जाएगा। ये तो एक अमीनो एसिड था। अब जरा सुनिए, इससे चेन कैसे बनी, प्राइमरी चेन कैसे बनी? R1 यानी पहला अमीनो एसिड, ये है COOH। व्हाट अबाउट दिस? इसको HNH लिख दें, NH2 को HNH भी लिख सकते हैं ना, इसको H लिख दें। यहां पर क्या है? HNH लिख दें। दूसरा अमीनो एसिड बना रहा हूं, ये R2 है, इधर COH ग्रुप, इधर हाइड्रोजन ग्रुप। जल्दी से देखो क्या निकला, वाटर निकल गया। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? CONH। CONH बॉन्ड बना कि नहीं बना? एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। आप बताओ, इसको इसको जोड़ दो, जोड़ दिया तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? यही कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, यही कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब जरा सोचो, आगे ऐसे बहुत सारी चेनें होंगी, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन का दूसरा नाम, प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है? पक्का है? पेप्टाइड बॉन्ड का वो बताओ सिंबल, CONH। CO, एक क्वेश्चन यहां से आता है, बताया था कि नहीं? अब दोबारा बता दिया कि बताओ पेप्टाइड बॉन्ड का सिंबल क्या होता है? CONH, राइट? ऐसी कितनी अमीनो एसिड जुड़ेंगे? अनेक, अनेक, बहुत सारे जुड़ते चले जाएंगे। अच्छा, जरा सुनना, सुन के बताना। यानी आपको ये पता लग गया कि पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड बैठा है, दूसरे नंबर पे कौन सा बैठा है, तीसरे पे कौन सा बैठा है, चौथे पे कौन सा बैठा है। मतलब इट गिव्स द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस इज प्राइमरी चेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर की सेकेंडरी? प्राइमरी है कि सेकेंडरी? लीनियर है कि ऐसे जिगजैग? लीनियर है। रिजिड रॉड लाइक बोल सकते हैं ना? अच्छा, लीनियर को लाइन डायग्राम भी बोल सकते हैं ना? अच्छा, और बताओ, इस एंड पर कौन फ्री है? NH, NH2 फ्री है।
इधर देखो कौन फ्री है। अच्छा, माना कि लास्ट वाले पे कौन फ्री होगा, तो इस टर्मिनल को हम क्या नाम दे देते हैं, एन टर्मिनल। और इस टर्मिनल, वो जो टर्मिनल है, इसे कौन से टर्मिनल बोलेंगे, सी टर्मिनल। अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में, कि उल्टा कर दिया था शायद, या सीधा भी होगा, जो भी है मतलब आप बताना। कह रहा है, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में आपको चुनना है कि सही है कि बोल रहा हूं कि गलत, बताओ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड इज नोन एज सी टर्मिनल, while राइट हैंड इज नोन एज एन टर्मिनल। रॉन्ग 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 रॉन्ग। तो सही क्या है सर, लेफ्ट हैंड इज नोन एज एन टर्मिनल, while राइट हैंड इज नोन एज, why it is known as n terminal, because the S2 is free at this end। यहां पे COH is free at right end। सही है ना, क्लियर है ना। चलो ये चीज हो गई, ये चीज हो गई क्लियर। ये कौन सा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, प्राइमरी। तो एक काम करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी भी साथ लेके चलते हैं। देखिए नोट्स बन जाएगा, नोट्स की चिंता मत करो, हमें पहले एक एक चीज समझ तो आ जाए कि हमारा कितना। ये देखो, ये कौन सा टर्मिनल होगा, अगर इधर ये ना होता तो लास्ट, ये चेन आधी कट गई है। अगर इधर देखिए तो कौन सा टर्मिनल है, एन। और उधर कौन सा टर्मिनल होगा, ये लेफ्ट हैंड है कि राइट, और वो लीनियर चल रही कि नहीं चल रही है, ठीक है ना। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। मतलब कह रहा है अमीनो एसिड की पोजीशन की जानकारी प्रोटीन की चेन में मिलेगी, कि कौन सा पहले नंबर पे अमीनो एसिड बैठा हुआ है, कौन सा दूसरे पे बैठा हुआ है, कौन एंड सो ऑन, का मतलब कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे, कौन पांचवे पे, कौन अंतिम वाला है। तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाएंगे, प्राइमरी। क्लियर है, एनसीईआरटी पूरी कवर है। और जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी बता रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट फ्रेम तो हो जाए, ताकि कॉन्सेप्ट बन तो जाए, और इसके बाहर एनसीईआरटी के बाहर एक तिनका भी नहीं आता। पता होगा, नीट का आंसर देख लो, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे। तो बताइए, अगर आपको पोजिशनल इंफॉर्मेशन की जानकारी मिल रही है कि कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे, कौन पांचवे पे, और कौन अंतिम है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर। अच्छा, इसको कैसे इमेजिन करोगे बिना देखे, बताना। अभी बताया था, लीनियर डायग्राम, या फिर लाइन डायग्राम, या फिर रिजिड रॉड लाइक, राइट। कह रहा है द प्रोटीन इमेजिन एज, इसको इमेजिन किया जा सकता है एज ए लाइन। मैंने दो तीन वर्ड बोले थे, लीनियर डायग्राम, या फिर रिजिड रॉड लाइक। रिजिड मतलब सख्त, ठीक है। एनसीईआरटी की जो कमियां बता दे रहे हैं, क्योंकि वो आगे आपको ये वर्ड लाने वाला है, धीरे से लाएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहां से आ गया। वो प्राइमरी के लिए रिजिड रॉड लाइक बोल रहा है। अच्छा, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, क्या सही है। लेफ्ट हैंड पे कौन सा अमीनो एसिड था, लेफ्ट हैंड पे कौन सा अमीनो एसिड था, फर्स्ट ना। लेफ्ट पे कौन सा है, फर्स्ट। और राइट पे कौन सा, लास्ट। माना ये 11 अमीनो एसिड की चेन है, तो लास्ट में कौन है, 11 नंबर। तो बताइए, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो किस एंड पर दिख रहा है आपको, लेफ्ट। और जो लास्ट वाला है वो किस एंड पर दिखेगा, राइट। तो लिखा हुआ है द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द, मतलब दो एंड है, दो एंड है। ये कौन सा है, लेफ्ट, और ये कौन सा है, राइट। ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये कौन से नंबर पे आया, फर्स्ट। और ये कौन सा आया, लास्ट। अब बताओ, जो लेफ्ट हैंड वाला है उसमें कौन सा टर्मिनल फ्री है, एन टर्मिनल। और ये बताओ राइट हैंड पर कौन सा टर्मिनल फ्री है, सी। तो देखो वही वाली पॉइंट आने वाली है, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड। मिला, यही तो ये पॉइंट उल्टा कर दिया था जब नीट में दिया था,
first amino acid is also called as N terminal amino acid while the last amino acid is also called as C terminal amino acid. क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट पे कौन फ्री था? NH2. इधर कौन फ्री था? COH. तो इसलिए लेफ्ट वाले अमीनो एसिड के टर्मिनल को क्या कह सकते हैं? N टर्मिनल अमीनो एसिड, और लास्ट वाले को क्या बोल सकते हैं? C टर्मिनल अमीनो एसिड. बना के बताया था कि नहीं बनाया था? ये देखो, ये कौन सा है? लेफ्ट वाला. और ये कौन सा है? राइट वाला. राइट वाले पे कौन फ्री है? NH2. तो इसे N टर्मिनल अमीनो एसिड कहने में कोई बुराई है नहीं. यहाँ पे देखो कौन फ्री है? COH. तो इसे क्या कह सकते हैं? C टर्मिनल अमीनो एसिड. क्लियर? दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर की, दिस वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. लीनियर या फिर हेलिकल? लीनियर या हेलिकल? रिजिड रॉड लाइक होगा कि नहीं होगा? रिजिड रॉड लाइक होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लाइन डायग्राम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? लीनियर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अच्छा बताओ, फर्स्ट अमीनो एसिड किस एंड पे है? लेफ्ट. और आखिरी वाला अमीनो एसिड किस एंड पे है? राइट. फर्स्ट अमीनो एसिड का दूसरा नाम या लेफ्ट वाले अमीनो एसिड का दूसरा नाम? N टर्मिनल अमीनो एसिड. बताओ, लास्ट अमीनो एसिड इज आल्सो नोन एज C टर्मिनल अमीनो एसिड. और इसमें केवल एक ही बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड? एक का मतलब नंबर में एक नहीं कह रहा हूं, एक प्रकार का बॉन्ड है. देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ बॉन्ड, दैट इज वन एंड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड. ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे होंगे, लेकिन वैरायटी नहीं बदलेगी. इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई और बॉन्डिंग नहीं है. ये कहने का तात्पर्य है. बताइए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल एक प्रकार का बॉन्ड होता है. कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड. उसमें कोई और बॉन्ड का इंटरफेरेंस. जबकि सेकेंडरी जाओगे तो एक और बॉन्ड बढ़ गया. कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड. वेरी गुड. राइट. समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक? आइए अब सेकेंडरी वाले पे चलते हैं. सेकेंडरी वाले पे चलते हैं. नोट्स मैं बनवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना. प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड. कह रहा है जो प्रोटीन की जो धागा था या चेन थी या लाइन था, वो लंबे समय तक रिजिड रॉड की तरह नहीं रह सकता. मतलब वो सीधा ऐसे नहीं रह सकता रिजिड रॉड की तरह. वो अब आगे, क्योंकि चेन बढ़ गई ना, कहने का मतलब है अमीनो एसिड बढ़ते जा रहे हैं, तो अब वो चेन लीनियर नहीं रह जाएगी. तो वो लीनियर नहीं रह जाएगी. क्लियर? जब भी वो चेन लंबी हो रही है तो वो लीनियर नहीं रह जाएगी. इसका मतलब ये थ्रेड अब लीनियर नहीं रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये थ्रेड फोल्ड हो जाएगा. फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. और हेलिक्स कैसा बताया था? घूमती हुई सीढ़ी जैसा. घूमती हुई सीढ़ी जैसा बोला था मैंने. ऐसे घूमती हुई सीढ़ी जैसा, यानी सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस. रिवॉल्विंग का मतलब घूमती हुई, और स्टेयरकेस सीढ़ी. सीढ़ी को इंग्लिश में स्टेयरकेस कहते हैं. रिवॉल्विंग स्टेयरकेस जैसा. बताओ, अल्फा हेलिक्स कैसा था? रिवॉल्विंग स्टेयरकेस लाइक. रिवॉल्विंग स्टेयरकेस लाइक. अल्फा हेलिक्स कैसा था? रिवॉल्विंग स्टेयरकेस लाइक. यानी कि क्या कह सकते हैं? घूमती हुई सीढ़ी जैसा. घूमती हुई सीढ़ी जैसा. अब आगे. ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. कहता है ऐसा नहीं कि पूरे चेन ही, देखो पूरी चेन हेलिक्स नहीं बनाएगी, केवल कुछ पोर्शन हेलिक्स बना रहा है. ये सारा थोड़ा ना बना देगा. ऐसे देखो, ऐसे बना रहा है, तो कुछ कुछ पोर्शन बना रहे हैं ना, यानी सम पोर्शन. कह रहा वास्तव में केवल थोड़ा ही पोर्शन प्रोटीन का जो थ्रेड था वही क्या बनाता है? हेलिक्स. पूरा नहीं बनाता, थोड़ा ही बनाता है. माना इतना बना लिया, फिर आगे नहीं बना, फिर आगे बना लिया, फिर आगे सीधा हो गया, फिर आगे बना लिया, फिर सीधा हो गया. ठीक है ना? फिर लिखा हुआ है इन प्रोटीन. मैं बार बार ऐसे बोल रहा था ना, कि मैं बार बार ऐसे बोल रहा था. मैं बार बार ऐसे बोल रहा था या मैं बार बार ऐसे इशारा कर रहा था? पहला वाला ना, मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज. देखो, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे कर रहा था ना, मैं ऐसे कर रहा था. जरा मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसा हुआ ना. क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज तो यानी इसको राइट हैंडेड भी बोलते हैं. क्लॉक किधर चलती है? दाहिनी तरफ की बाईं तरफ? सुइयां किधर भागती हैं? दाहिनी तरफ की बाईं तरफ? तो इसको ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स होता है. बताइए, ज्यादातर प्रोटीन में कौन सा हेलिक्स होता है? राइट हैंडेड कॉइलिंग वाला. ये वाला नहीं होता. सीढ़ी ऐसे नहीं चलेगी, सीढ़ी ऐसे चलेगी.
देखना कहीं भी सीढ़ी बनेगी दाहिनी तरफ कॉइलिंग होगी, है ना। कुछ वास्तु भी है और कुछ आर्किटेक्चर भी उसका ऐसा होता है कि ज्यादातर दाहिनी तरफ राउंड मारते हुए चलेगी। तो ज्यादातर कैसी होती है, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व। कौन सा, राइट हैंडेड की लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड की लेफ्ट हैंडेड। एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन। जीएन रामाचंद्रन ने जिस प्रोटीन को खोजा था वो, जीएन रामाचंद्रन ने जिस प्रोटीन को खोजा था वो एक्सेप्शन है, कोलेजन। कोलेजन में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है, बाकी सब में कैसी कॉइलिंग होती है बताइए। ओनली वन प्रोटीन दैट शो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, कोलेजन फाइबर। कहां पाई जाती थी, स्किन में। एनिमल की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन, एनिमल की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन। पक्का, बताइए अपवाद क्या है राइट हैंडेड कॉइलिंग का, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर राइट हैंडेड कॉइल नहीं करता बल्कि, इसलिए एक्सेप्शन माना जाएगा ना, एक्सेप्शन यानी अपवाद, राइट। तो बताइए जब बात चले फोल्डिंग वोल्डिंग की तो हम समझ जाएंगे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात चल रही है। और अगर स्टेयर केस जैसे की बात चले, यानी घूमती हुई सीढ़ी जैसे की बात करें, तो कौन सी की बात कर रहे हैं, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। और उसमें कैसी कॉइलिंग हमेशा देखने को मिलेगी, राइट हैंडेड क्लॉकवाइज। बताइए एक एक्सेप्शन बताइए जिसमें एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग देखने को मिलेगी, दैट इज कोलेजन, दैट इज कोलेजन। कोलेजन वाज डिस्कवर्ड बाय जीएन रामाचंद्रन, जीएन रामाचंद्रन। इज दैट क्लियर। अब कह रहा है, देखो कह रहा है अदर रीजंस ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड। कह रहा है फिर से फोल्डेड की बात आ गई, फोल्ड होता है अदर फॉर्म में, यानी ये वाले की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है, बीटा प्लिएटेड या फिर प्लेटेड। प्लिएटेड भी बोल सकते हो, प्लेटेड भी बोल सकते हो। सीट जरूर लगाना क्योंकि ये सीट जैसा दिखता है, सीमेंट की सीट जैसा, ऐसे 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 ना नालियां बनी होती है, बताया मैंने आपको। तो ये सीट जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बीटा प्लेटेड या बीटा प्लेटेड, प्लीटेड या प्लेटेड, प्लीटेड या प्लेटेड, क्या सीट, वो जिगजैग होती है। इज दैट क्लियर। और मैं दिखा दूं एनसीईआरटी में फिगर भी बना हुआ है ताकि फिगर भी आपका बिल्कुल क्लियर पहचानना सीख जाओ। देखो जरा, ये कैसा है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था। प्राइमरी जब ऐसे के राइट हैंडेड फोल्ड हो गया तो क्या बन गया, अच्छा। और ये देखो जब वो ऐसे जिगजैग हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, बीटा प्लीटेड या बीटा प्लेटेड सीट, सीट जरूर लगाना। अच्छा आप बताओ, ये देखो ये जिगजैग सीट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये इस तरह की है। कह रहा है ये वाला इस तरह का है। अब कुछ जगह पे ऐसी जगह चीजें बन गई, कुछ जगह पे ऐसे कॉइलिंग बन गई और ये और ज्यादा फोल्डेड हो गया, तो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, हॉलो बुलेन बॉल लाइक बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान देना, हॉलो बुलेन लाइक बोला था कि नहीं बोला था, हॉलो की सॉलिड, वन पॉलीपेप्टाइड चेन की मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन, वन। अभी तक मैनी वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है, एक ही चेन फोल्ड होती जा रही है, यहां पर मैनी इन्वॉल्व होगा, किसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व हो जाएगी, किसमें, क्वाटरनरी। तो अदर फॉर्म का नाम पता चल गया ना, बीटा प्लीटेड। अच्छा इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बुला सकते हैं, कह रहा है जैसा फिगर 9.3 बी में देख रहे हैं, 9.3 बी यही है, ये देखो 9.3 ये, और इसका वीक कौन सा, बी, बी यानी ये वाला, ये बी सेकेंडरी। इज दैट क्लियर। फिर कह रहा है द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ। कह रहा है चेन जब और लंबी होगी, चेन अभी तक ऐसी थी या फिर कुछ जगह पे ऐसी थी या कुछ जगह पे फिर ऐसी थी, कुछ जगह पे फिर ऐसी थी, तो कह रहा है जब अगर फिर हो जाएगी तो फिर ये आप देखो लिपट गई एक दूसरे के ऊपर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिपटती जा रही, लिपटती जा रही, लिपटती जा रही है, तो एक पूरा ऊन का गोला तैयार हो जाएगा, हॉलो वुलन बॉल, हॉलो वुलन बॉल तैयार हो जाएगा। कितनी चेन थी, लेकिन अपने आप अपने ऊपर ही लिपटती चली गई, तो एक अंदर से हॉलो भाग है और ऊपर से गोला तैयार हो गया। देखो लिखा है लुक्स लाइक, देखो लिखा है फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जब केवल फोल्डिंग हो लेकिन अपॉन
इटसेल्फ ना लिखा हो तो अपना आंसर क्या होगा? सेकेंडरी। और अगर अपॉन इटसेल्फ लिख दिया तो अपना आंसर क्या होगा? ध्यान देना, अगर मैंने कहा एक प्रोटीन की चेन फोल्डेड हो गई, व्हाट इज दिस? अगर फोल्डिंग अपने ऊपर ही हो गई तो? हाँ, तो टर्सरी। देखो लिखा है फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल। ये भी क्वेश्चन है, हॉलो वुलन बॉल, हॉलो वुलन बॉल, तो हॉलो वुलन बॉल जैसा होगा। गिव राइज टू टर्सरी स्ट्रक्चर, बोलते जब हॉलो वुलन बॉल दिखने लगे तो टर्सरी स्ट्रक्चर दिखेगा। बिना देखे बताना, मैंने आपको बोला था 3D व्यू देगा कि 2D व्यू देगा। और ट्रिक ये है, टर्सरी मतलब 3 और 3 मतलब 3 डायमेंशनल। टर्सरी मतलब 3 होता है, तो ये देखो 3D व्यू याद रहेगा। दिस गिव्स अस ए 3D व्यू ऑफ द प्रोटीन। बताओ प्रोटीन का 3D व्यू कौन देता है? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी? प्रोटीन का 3D व्यू कौन देता है? टर्सरी। अच्छा, 3D व्यू की बात करें या फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ की बात करें या फिर बात करें हॉलो वुलन बॉल की, तो क्या समझ जाएंगे? टर्सरी। टर्सरी समझ जाओगे, राइट? टर्सरी समझ जाएंगे। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हैं? अब आगे बढ़ते हैं। अब टर्सरी स्ट्रक्चर किसके लिए जरूरी था? टर्सरी स्ट्रक्चर 100% जरूरी है। कितने परसेंट? 100% को बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। अच्छा, आपने सुना होगा 100% प्योर अल्कोहल, दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। और 100% प्योर अल्कोहल, दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% प्योर अल्कोहल कोई पी ही नहीं सकता। दुनिया की सबसे ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी 60 से 70% ही अल्कोहल होता है। 100% प्योर अल्कोहल कोई नहीं ले सकता, समझे? मर जाएगा वो। अब बोलोगे सर ये किस काम आता है? वो दूसरे इंडस्ट्रियल स्केल पे काम आता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे काम आता है। और ये भी बात, सारे अल्कोहल पिए भी नहीं जाते। मिथाइल अल्कोहल पी लो, निपट जाओगे। और ये हम पीते हैं, जो पिया जाता है वो है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। और वो भी C2H5OH भी पी लो, पहले तो नाले में गिरे नजर आओगे। बगल में सुअर को सोचोगे, पिग को सोचोगे, अरे मेरा दोस्त है, गले में हाथ डालोगे उसके नाले में, वो भी लेटा, आप भी लेटे हो, क्योंकि होश उड़ जाएंगे। ज्यादा पी लिया तो लगेगा अरे स्विट्जरलैंड में लेटे हो, और ज्यादा पी लिया निपट गए, लेटे ही लेटे चले गए। तो लिखा होता है उस पे, ड्रिंकिंग इज नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी, यानी हिंदी में लिखा होता है मदिरा पीना सेहत के लिए हानिकारक है ना? एनीवे, क्या कह रहा हूं मैं सिर्फ बातों को समझने की बात बता रहा हूं कि बातों को पकड़ना सीखो। अगर मैं अल्कोहल बोल रहा हूं तो दिमाग में सिर्फ शराब आ रही है आपके, गलत। अल्कोहल बोल रहा हूं तो बहुत कुछ आना चाहिए, मिथाइल अल्कोहल भी, इथाइल अल्कोहल भी, प्रोपाइल अल्कोहल भी, ब्यूटाइल अल्कोहल भी, बोलो। लेकिन जो पी जाती है वो कौन सी है? इथाइल अल्कोहल। वो भी 100% प्योर, वो भी कोई नहीं पी सकता, कारण है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे लगेगी, है ना? एनीवे, टर्सरी स्ट्रक्चर 3D व्यू देता है कि नहीं? अच्छा, 3D व्यू देगा तो फायदा है, क्या फायदा है? हार्मोन बन सकते हैं, एंजाइम बन सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। बताओ, और मेटाबॉलिज्म के कारण ही हम लोग जिंदा हैं। वी आर लिविंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हमारे सेल में केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, जब जिस दिन तक ये केमिकल रिएक्शन चलेगी बस उस दिन तक हम जिंदा रहेंगे, और इसी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और जब तक ये मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा वी आर लिविंग। सही है? अब आप बताओ, टर्सरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली मतलब आवश्यक है किसके लिए? मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, लाइक एंजाइम बना सकते हैं, हार्मोन बना सकते हैं, ठीक है ना? कोई रिसेप्टर बना सकते हैं, याद करो, कोई रिसेप्टर बना सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मेटाबॉलिज्म कब परफॉर्म करेंगे? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? all the chemical reaction takes place in our body is known as metabolism. All the chemical reaction takes place in our body या cell is known as metabolism. जिस दिन तक ये मेटाबॉलिज्म चलेगा तब तक तो हम जिंदा हैं। अगर जिस दिन ये मेटाबॉलिज्म या रिएक्शन रुक जाएगी वी आर डेड, वी आर डेड, राइट?
तो बताइए विच स्ट्रक्चर गिव्स थ्री डायमेंशनल व्यू? टर्सरी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? एंजाइम किससे बने होते हैं? टर्सरी प्रोटीन से बने होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन किससे बने हुए हैं? रिसेप्टर किससे बने हुए हैं? मेटाबॉलिज्म के लिए कौन जरूरी है? राइट। एंड द लास्ट वन, देखिए लास्ट, सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी तक चेन कितनी थी? ये नहीं, ये कौन सी थी? प्राइमरी बोलो, कौन सी थी? है ना? अब बताओ, अब अपने ऊपर ही लिपट गई, हॉलो वुलन बॉल बन गई, थ्री डायमेंशनल व्यू दे दिया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करा दिया, टर्सरी। अब ऐसी एक से ज्यादा चेन की असेंबली हो गई, मतलब एक से ज्यादा चेन असेंबल हो गई, असेंबल मतलब उससे मिलके बन गई, एक से ज्यादा चेन जुड़ गई, असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, बताइए सुनी सुनी लग रही कि नहीं लग रही? एनसीईआरटी दिमाग में बिठा लेनी है, रटना नहीं है, रटोगे कुछ नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि समझना, जब ऊपर वाले ने हमें ब्रेन दिया हुआ है तो हम क्यों ना समझें। और लोग कहते हैं ना बायोलॉजी रट लेना, रटने वाला सब्जेक्ट है, कहां से लग रहा है? किसी एंगल से लग रहा है कि रटने वाला हो? रटने का एक ही चीज है बायोलॉजी में, वो मैं बता देता हूं खुद, खाली बायोलॉजिकल नेम। रटने वाला एक ही चीज है, बायोलॉजिकल नेम या बॉटनिकल नेम। अगर मैं बोलूंगा ये मैंगो है, मैंगो का बॉटनिकल नेम है कोई, मैंगी फेरा इंडिका, मैं एक एनिमल हूं, मेरा बॉटनिकल नेम है होमो सैपियंस, ये रटना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, फिजियोलॉजी नहीं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, रटा देंगे जिस दिन उस दिन बताना। रटना है ही नहीं है हमारे डिक्शनरी में, रटना नहीं है। और जिसने रटा वो नीट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता, फिर वो यही कहता है सर यहां तो याद था, जुबान तक नहीं आ रहा था। फिर बोलो इसीलिए जुबान केसरी कर ली, समझे कि नहीं समझे? है ना भाई? जुबान पे इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि माइंड में नहीं है। माइंड से जुबान कंट्रोल होती है कि जुबान से माइंड कंट्रोल होता है? तो माइंड को पहले कंट्रोल करो, माइंड में रहेगा तो जुबान पे क्या सब जगह आ जाएगा, है ना? जुबान पे ना आए तब भी ऑप्शन सही टिक हो जाएगा। बोलो गलत कह रहा हूं? राइट। असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी याद करना, मेरी तरफ से एक जोड़ लेना। ऑफ टर्सरी ऑरिजिन, कौन से ऑरिजिन वाली? टर्सरी वाली। जब टर्सरी ऑरिजिन वाली प्रोटीन, एक से ज्यादा प्रोटीन की चेन असेंबल होती है तो फिर जाके बनती है क्वाटरनरी। देखो प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से बना टर्सरी, तो टर्सरी टर्सरी से क्या बनेगा? ये बात जरूर जोड़ लेना दिमाग में, ठीक है? कह रहा है इसकी कितनी बहुत सारी सब यूनिट जुड़ जाए तो फिर हो जाएगा। जैसे अभी देखो हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट जुड़ी? 4। मैनर कैसे, किस मैनर में जुड़े, किस मैनर में फोल्ड हो या जुड़े? देखो लिखा है दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्या कह रहा है कैसे? सुनो इधर पहले देखो, पहले इधर इमेजिनेट करो, ये कौन सी प्रोटीन है? टर्सरी, वेरी गुड। सर ये कौन सी है? ये भी टर्सरी। अब ये कौन सी है? और ये आपस में जुड़ गई, असेंबल हो गई। अब बताओ, बताओ क्वाटरनरी बन गई जब एक से ज्यादा टर्सरी ऑरिजिन वाली प्रोटीन या टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन जुड़ जाए और कोई नई आकृति ले ले, यानी आर्किटेक्चर ले ले। हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनसीईआरटी का ही है पूरा, देख लो। और ऐसा नहीं रट के, क्योंकि हमें पता है ना कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, उसकी थीम क्या है, थीम पता होनी चाहिए। इंसान के पास इतनी मेमोरी नहीं है कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक तिनका तिनका बता दे, पर मैं बता सकता हूं। क्यों?
क्योंकि पता क्या, थीम माइंड में बैठी हुई है। हम ये नहीं बता सकते किस पेज पे होगा, हम ये नहीं बता सकते कि किस जगह पे होगा, लेकिन इतना जरूर बता देंगे है कि नहीं है एनसीईआरटी में। जान तो थीम पता होगी ना, तभी तो आप पकड़ पाओगे। ये पता रहेगा बायोमोलिक्यूल में इस जगह पे है ना, लेकिन ये नहीं बता पाओगे पेज पेज नंबर लिखने को आता ही नहीं एनसीईआरटी में। आता क्या नीट में पूछा था भैया किस पेज से लिया है? वो दौर आएगा कब, जब हम लोग नहीं रहेंगे तब, जब और इंटेलिजेंट व्यक्ति आ जाएगा। अभी तो इंटेलिजेंट लोग हो ही गए, अभी और इंटेलिजेंट आ जाएगा, जब पेपर और टफ करना होगा तब वो आएगा किस पेज से लिया गया है, किस पैरा नंबर से लिया गया है। तो ये भी लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 पेज नंबर 30 और पैरा नंबर 4। सही है कि नहीं है? आएगा दौर आएगा, हम तो फ्यूचर की बात बता रहे हैं। कोई सोचता था बिना तार के बात कर लेंगे, है ना? याद है ना पुरानी वो किसी गॉड कोई सीरियल दिखाया जाता था टीवी में, तो बोलते थे वो किसी भगवान का किसी अल्लाह का, तो बोले एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते थे, आंख बंद करते थे और आपस में बात भी कर लेते थे, क्योंकि उनके पास दैवी शक्तियां थी। आज वही शक्तियां हैं क्या? आज हम लोग भी बात कर लेते हैं। मेरा फ्रेंड यूएस में रहता है और कभी कभी उससे वो व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, वीडियो कॉल, है ना, तो वो दो सेकंड में मैं उससे बात कर लेता, वो यूएस में, मैं यहाँ। तो वही देवी शक्तियां आज कहलाती क्या? हाँ, टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो ना? वही दैवी शक्तियां टेक्नोलॉजी कहलाती हैं, है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो देखो, ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये जो बनावट बनी, यही कहलाती है क्वाटरनरी। दिस आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, कैसे कैसे बनेगा? जो बनाया मैंने, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर। ये देखो, स्फेयर का स्ट्रिंग यानी धागा, स्फेयर का धागा, देखो स्फेयर का पूरा धागा बन गया लंबा सा, लीनियर 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 स्ट्रिंग। या स्फेयर को एक दूसरे पे ऐसा अरेंज करना, देखो पहले मैं अरेंज कर दूं, एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज कर दो कि वो एक क्यूब के आकृति में आ जाए, क्यूब जैसा। अब सुनना, क्यूब जैसा कैसे दिखेगा? ये आगे 4 क्यूब जैसा है। अब यहां एक और गोला रख दिया, यहां एक और गोला रख दिया, यहां एक और गोला रख दिया, यहां एक और गोला रख दिया। अब बताओ किस आकृति में आ गया? इस आर्किटेक्चर, क्यूब क्यूब जैसा आर्किटेक्चर है ना, तो दिस इज, देखो लिखा है, ये तो स्फेयर वाला दिखा दिया था, स्फेयर अरेंज्ड अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। और कह रहा है क्यूब नहीं बन रहा, तो देखो प्लेट ऐसी होती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्लेट बन गई और सबको आपस में जोड़ दो। स्फेयर धागे धागे मोतियों की जैसी माला बना दें, लीनियर स्ट्रिंग बना दें। लीनियर स्ट्रिंग मतलब मोतियों जैसी माला। ये देखो, ये मोतियां, ये पूरी माला दिख रही है। लीनियर स्ट्रिंग फोल्ड जो थे, टर्सरी स्ट्रक्चर वाले फोल्ड, अगर लीनियर स्ट्रिंग बनाए तो भी क्वाटरनरी, या फिर वो अरेंज होकर के क्यूब बना दें तो भी क्वाटरनरी, और अगर वो सारे अरेंज करके प्लेट बना दें तो भी क्वाटरनरी। बोलो भाई, क्लियर है? तो देखो, बोला गया प्लेट बना दिया, अब की बारी प्लेट बना दिया। पहले क्या बनाया था? लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर। ये देखो स्फेयर का स्ट्रिंग। फिर क्या था? स्फेयर अरेंज अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, ये बनाया है। फिर बोला है प्लेट बन जाए, तो ये देखो प्लेट बन गई। मतलब कह रहा है एसेक्टा, मतलब आप कुछ भी बना दो, आप स्क्वायर बना दो, आप रेक्टेंगल बना दो, बस ये सारे स्ट्रक्चर बस बने होने चाहिए किससे? टर्सरी स्ट्रक्चर्स के। तो बस इसी को बोलेंगे क्या? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? कहते हो ना आप लोग, कहते हो ना सर बायोलॉजी रटना, कहाँ रटना है? शब्दों को रट रट के देखोगे तब आपके दिमाग में आएगा, जब रटेंगे नहीं। हमारे माइंड में ही पहले है। अच्छा, मेरे माइंड में था कि ये बनाना है, ऐसे बना के बताना है बच्चों को, लिखा हुआ रटा सकते थे, लेकिन हमने मेरा कोशिश यही होता है कि मैं आपको इमेजिन करा दूं, और जब कोई चीज इमेजिन कर लेते हो ना, तो माइंड में बैठ जाती है। सही है कि नहीं है? तो वो सेव हो जाती, फिर डिलीट नहीं होती, रिमूव नहीं होती, राइट? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग सीख गए? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिगर 9.3 डी। आओ जरा फिगर 9.3 डी देखें। ये देखो, 1 2 3 4 बन गया। कह रहा है मैंने उदाहरण बताया था इसका, कोई एग्जांपल बताया था कि नहीं? क्या बताया था जरा बताओ बिना देखे।
बताया था एडल्ट हीमोग्लोबिन या फीटल हीमोग्लोबिन? एडल्ट हीमोग्लोबिन, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन अलग होता है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कितने भाग थे? हीम, और इसमें प्रोटीन कौन है? इसमें पिगमेंटेड भाग कौन सा है? दिस इज पिगमेंट जो रेड कलर देता है, दिस इज ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है, और ये 95% होता है, अभी जान लो, और ये 5% होता है। बताओ हीमोग्लोबिन में 95% क्या होता है? प्रोटीन, और 5% क्या होता है? पिगमेंट। पिगमेंट का नाम है हीम, और हीम के अंदर आयरन होता है। आयरन में कौन सी बैलेंसी पोजीशन में होता है? Fe+2 की Fe+3? Fe+2, वेरी गुड। क्लियर? क्लियर है? पक्का है? भूलोगे तो नहीं? कह रहा है फिर कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। कह रहा है 2 ऑफ विच आर आइडेंटिकल। कह रहा है 4 है, पर 4 में 2 एक जैसी, 2 एक जैसी। 2 ऑफ विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। कह रहा है इनमें से 2, 4 में से जो 2 हैं वो एक जैसी हैं, और जो 2 हैं वो एक जैसी हैं। कह रहा है हेंस 2 सब यूनिट इज अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट इज बीटा टाइप। बीटा टाइप, क्लियर? और ये हमारा एडल्ट का हीमोग्लोबिन बन गया। और याद करो हीमोग्लोबिन से संबंधित 2 रोग जो आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, पहला है सिकल सेल एनीमिया। पहला है सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा थैलासीमिया। थैलासीमिया, 2 रोग बताइए जो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे और जो आपकी हीमोग्लोबिन के डिफेक्ट की वजह से होता है। पहला सिकल सेल एनीमिया, दूसरा थैलासीमिया। दूसरा याद रखना, पूछा जाएगा, अभी से हिंट दे दी है। और ये भी बता दें ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें आती, प्रॉब्लम बीटा चेन में। किसमें आती है? और इनमें आती है अल्फा में भी, बीटा में भी। बताओ किसमें बीटा चेन में चेंजेस आएंगे? सिकल सेल एनीमिया में। किसमें अल्फा और बीटा दोनों में चेंज आएंगे? इसलिए ये 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। दोनों जेनेटिकल डिसऑर्डर है कि नॉन जेनेटिकल? आनुवंशिक रोग है कि अनानुवंशिक? तभी तो ये हम कब पढ़ेंगे? जब हम जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे तब। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? बताओ एक भी लाइन छूटी कि नहीं छूटी? बताओ एक बार, जल्दी जल्दी बताओ, तो मुझे थोड़ा सा वो विश्वास हो जाए कि मैंने आपको डिलीवर सही किया। नंबर 1, अगर हमें किसी अमीनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन जाननी है देन वी हैव टू टेक प्राइमरी स्ट्रक्चर। वेरी गुड। अगर हमें ये दिखाई पड़े लीनियर लाइन डायग्राम या रिजिड रॉड लाइक, देन हमारे माइंड में क्या आएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हमें ये जानने की इच्छुकता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर, तो कोई किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा होगा? प्राइमरी। अच्छा, लेफ्ट वाला अमीनो एसिड कौन सा होता है? सी टर्मिनल की एन टर्मिनल? और राइट वाला कौन सा होता है? सी या एन? और कौन सा बॉन्ड होता है इसके बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए इसे पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। समझ आई बात? अच्छा, सेकेंडली, सेकेंड नंबर पे अगर ये आ जाए फोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया, या तो स्टेयर केस जैसा तो अल्फा हेलिक्स, या तो बीटा प्लेटेड, या तो बीटा प्लेटेड। समझ में आई बात? देखो अब दिमाग में सारी बातें हैं कि नहीं है? है ना? अच्छा अब सुनना, अगर यही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन है ये और फोल्डेड हो जाए, लेकिन अब की बार लिखा है फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, फोल्ड अपॉन, हॉलो वुलन बॉल बन गया, देन टर्सरी स्ट्रक्चर, देन टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, 100% जरूरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, जैसे हार्मोन बनाने के लिए, जैसे एंजाइम बनाने के लिए, जैसे मेटाबॉलिज्म करने के लिए। वी आर लिविंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। अच्छा, बॉडी नहीं बोलना तो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल बोल दो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल झलकनी चाहिए चीजें, बिल्कुल चीजें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। मैं हमेशा इसी बात पे बिलीव करता हूं। एनसीईआरटी छूटेगी नहीं, क्वेश्चन सारे 100% सही करोगे, बस फॉलो मी। और ये मत बोलना कहां पे, इंस्टा, यूट्यूब, वो सब मैं नहीं जानता, वहां तो हूं पर वो सब मैं नहीं जानता। फॉलो मी इन द क्लासरूम, है ना? आप आगे चले गए तो छूट जाएगा हमारा आपका साथ, हम पीछे चले गए तो आपका साथ छूट जाएगा। साथ चलो, डेली डेली पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करके जरूर आइए। राइट? ठीक है ना?
अब बताइए, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन कोई विशेष आर्किटेक्चर अचीव कर ले और एक नया रूप ले लें तो क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन में कुल कितनी सब यूनिट्स होती हैं? 4। 2 एक जैसी और 2 एक जैसी। 2 एक को क्या बोलेंगे? अल्फा, और 2 को क्या बोलेंगे? बीटा। अच्छा, हीमोग्लोबिन से संबंधित 2 जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया, दोनों में बताओ किसमें बीटा चेन में चेंज आने वाला है? किसमें? अल्फा और बीटा दोनों में आने वाला है। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? एक बार हम लोग ब्रीफ करेंगे चीजों को, क्योंकि आज हम लोग ने जो टारगेट लिया वो खत्म हो गया है। जल्दी से बताओ ये कौन सा प्रोटीन है? ये दोनों कौन से हैं? ये वाला बताओ, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। ठीक है ना? इसमें कौन से बॉन्ड आने से ये बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एडिशनल बॉन्ड आ गए। हाइड्रोजन तो थे ही, एडिशनल आ गए। देखो क्या लिखा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। हालांकि जब मैं कल नोट्स बनवाऊंगा तो मैं आपको सारे बॉन्ड भी लिखवा दूंगा। उससे क्या होगा, अगर कभी इधर उधर क्वेश्चन फंसता भी है तो हम नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। वारंटी नहीं, गारंटी। और वाली नहीं, ये वाली, वो भी एक गारंटी है। नहीं समझे? हाँ, चुनावी जुमले नहीं, ये लिटरल वाली गारंटी है। अब बताओ, टर्सरी के बाद क्वाटरनरी, ये क्वाटरनरी है। टर्सरी स्ट्रक्चर की बहुत सारे यूनिट जुड़ जाते हैं, विशेष आर्किटेक्चर ले लेते हैं, देन दिस आर्किटेक्चर इज नोन एज क्वाटरनरी। क्लियर है? अच्छा, इसमें से चारों स्ट्रक्चर दे दिया एनसीईआरटी ने। मान लो नीट में क्वेश्चन बना रहा हूं और चारों दे दिया, अब पूछेगा विच वन इज नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और इसने बोल दिया ए बी सी डी, तो आंसर क्या आएगा? सी। सही है ना? अच्छा, बोलेगा हमारे आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? तो डी 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 डी। बोलो, हीमोग्लोबिन में कितने भाग होते हैं? 2, एक हीम और एक ग्लोबिन। भाग बोला था, सब यूनिट्स नहीं। यही यही छोटी छोटी बातें पकड़ने वाली है ना? हीमोग्लोबिन में कितने पार्ट्स होते हैं? तो 2 पार्ट्स होते हैं, हीम और हीम पिगमेंट, है ना? अच्छा, कौन सा उसके अंदर मेटल है? आयरन। किस अवस्था में है? Fe+2 की Fe+3। ठीक है। अच्छा बताओ, दूसरा वाला ग्लोबिन चेन है ना? अब ग्लोबिन चेन में कितनी सब यूनिट्स हैं? 2 अल्फा, 2, समझ गए? और किस रोग में बीटा चेन में परिवर्तन आता है? थैलासीमिया और सिकल सेल में। किसमें अल्फा में भी परिवर्तन आ सकता है? थैलासीमिया। मतलब सिकल सेल में केवल बीटा में आता है, अल्फा में कभी नहीं आता। लेकिन थैलासीमिया में अल्फा में भी आ सकता है और बीटा में भी आ सकता है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? तो ये हम लोग ने इतना सारा कर लिया। और एक दो और फिगर देखो, ये कल मैं बॉन्ड बताऊंगा कि ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर, ये टर्सरी है कि प्राइमरी? टर्सरी, क्योंकि ये देखो अलग सी कोई आकृति है। ऐसा तो है नहीं जो सेकेंडरी होता, ऐसा भी नहीं है जो सेकेंडरी होता। वो ऐसी चेन थोड़ी सी बड़ी करके दिखाई गई जो एक दूसरे पे लिपटी हुई है। ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, कल बताऊंगा इसके बॉन्ड। ठीक है? तो ये कौन सी, ये कौन सी? सेकेंडरी में भी कौन सी, ये बताइए। अच्छा, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर, इसमें बताइए। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें बताइए एडिशनल बॉन्डिंग आ गई। और इसमें तो बहुत ज्यादा ही बॉन्ड आते हैं, कल बात करेंगे इस पर भी, है ना? ये देखिए, ये हमारा आरबीसी है, इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है ना? मैंने आपको बता दिया आयरन किस अवस्था में होता है। ठीक है ना? देखिए 2 अल्फा है, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। देखो, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। ये आयरन, ये बीच वाला है, ये आयरन बीच वाला है, ये आयरन बीच वाला, ये आयरन बीच वाला। और ये ग्रुप कौन सा है जो डिस्क जैसा है? हीम ग्रुप। हीम ग्रुप कितने हैं? आयरन कितने हैं? अच्छा, ग्लोबिन चेन कितनी है? लेकिन 4 में से 2 कैसी है? एक जैसी, और 2 कैसी है? एक जैसी। 2 का नाम अल्फा, 2 का नाम बीटा। सारे को एक साथ लिख दिया ताकि आपके माइंड सेट हो जाए। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका बना है? अमीनो एसिड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में होता है, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट। ठीक है ना? टर्सरी स्ट्रक्चर हॉलो बुलेन बॉल जैसा होता है, और इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर के मिलने से ही बना है। देख लो, फोल्डेड फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, फोल्डेड अपॉन
itself। और यहाँ पे देखो एक से ज्यादा प्रकार की चेन जुड़ गई। जब एक से ज्यादा प्रकार की टर्सरी स्ट्रक्चर जुड़ जाती है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप सो कि सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो कल इसके नोट्स बनाएंगे और भी कुछ अधिक जानकारियां मिलेगी हमें, जो भी अब हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, अब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, राइट।